नमस्कार, सत्य हिंदी के कार्यक्रम अर्थ अनर्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। दोस्तों, हरियाणा में इस बार कांग्रेस ने सचमुच अनर्थ ही कर दिया है। अनर्थ इसलिए क्योंकि एक जीती हुई बाजी को कैसे हारते हैं, अगर इसको किसी को सीखना हो, खास करके राजनीतिक दलों को, तो उसे कांग्रेस के हरियाणा के परफॉर्मेंस से जरूर सबक लेनी चाहिए। और अगर कहीं किसी चैप्टर में, किसी मैनेजमेंट के स्कूल में अगर ये पढ़ाई होगी, तो ये केस स्टडी के तौर पर हरियाणा का इस बार चुनाव जरूर पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप हार जाते हैं। तमाम वजहें अब गिनाई जा रही हैं हरियाणा में कांग्रेस की हार की, लेकिन मुझे लगता है कि इन तमाम वजहों में जो सबसे बड़ी वजह रही है हार की, वो है टिकटों का बंटवारा। टिकट वितरण में इस बार कांग्रेस को न जाने क्या हो गया था। सबको दिख रहा था कि वो हार रही है, लेकिन फिर भी उसने हारते हुए कैंडिडेट को टिकटें दी, या यूं कहें कि जो जीतने वाले कैंडिडेट्स थे उनको टिकट नहीं मिली। ऐसी ही एक हमारे साथ कैंडिडेट आज जुड़ी हुई हैं, जो अंबाला कैंट से चुनाव जिन्होंने लड़ा, वो कांग्रेस की कैंडिडेट हो सकती थी। उन्होंने उसके लिए अप्लाई भी किया था, अपना बायोडाटा भी जमा किया था, जो कांग्रेस की प्रक्रिया थी। लेकिन इस वजह से वो चुनाव नहीं जीत पाई, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर वो स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई और सेकंड रनर अप की पोजीशन पर रही। मात्र जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते उनसे 7,000 वोटों से लगभग वो पीछे थी। लेकिन जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, उन्हें तो 14,000 वोट भी नहीं मिले। बहुत बहुत स्वागत चित्रा सरवारा आपका हमारे कार्यक्रम अर्थ अनर्थ में, सत्य हिंदी पर। दिल से आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू हर्ष जी वेरी मच। और आपका प्रोग्राम का नाम बहुत बढ़िया लगा मुझे। और जैसे ही आपने अर्थ अनर्थ कहा, तो मेरे दिमाग में भी वही बात आई जिससे आपने अभी ओपनिंग करी है। तो अब इस अनर्थ बिल्कुल। का और अर्थ हम निकालना होगा कहीं ना कहीं। अर्थ बिल्कुल सही। और इसी वजह से हमने आपको चुना कि आपसे बेहतर और कोई हो नहीं सकता था जो हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बात करे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि चित्रा जी अगर खड़ी नहीं होती इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, पार्टी का सपोर्ट कर रही होती, तो कांग्रेस जरूर जीत जाती। वो हमारी एक सीट खा गई। क्या कहना है आपका? एक तो मैं समझती हूँ कि ये बात कांग्रेस नहीं कह रही होगी, कांग्रेस में कुछ कह रहे होंगे, जो मेरा अपना मानना है। आप मेरे से बेहतर जानेंगे। और दूसरी बात है कि जिसे 52,500 वोट मिल रहे हैं, उसको बिठाया नहीं जाता। और ये कहना कि उसने चुनाव हरवा दिया, या जिसे 14,500 वोट मिल रहे हैं, जो कि इनका ऑफिशियल कैंडिडेट था, उसने चुनाव हरवाया, ये तो कोई भी इसका विश्लेषण कर सकता है, कोई भी अपना वो निकाल सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सीट ना किसी कैंडिडेट ने हारी ना हरवाई, ये सीट कांग्रेस ने खुद ही हारी और खुद ही हरवाई। जब मैं समझती हूँ उन्होंने जिन मापदंडों पे वो चले थे, जिन मापदंडों पे एक चुनाव होना चाहिए, एक कंपटीशन का सिलेक्शन होना चाहिए, जब उन पे उन्होंने फैसले नहीं लिए, तो मैं समझती हूँ कांग्रेस खुद ही हारी, कांग्रेस ने ही हरवाया इस सीट को। जी, एक सीट की ये बात हो गई, अंबाला कैंट सीट की, कि कांग्रेस ने खुद ही चुनाव हराया। लेकिन देखिए, सरकार बना सकती थी कांग्रेस। पूरी तरीके से सब समझ रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रही है। यहां तक कि बीजेपी को भी जीतने की उम्मीद नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी रैलियां कम कर दी। मनोहर लाल खट्टर, जो वहां 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनका कहीं भी कोई नाम नहीं था, किसी चुनाव प्रचार में नहीं थे, पोस्टरों में नहीं दिख रहे थे। बीजेपी मान के चल रही थी कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री भी अंतिम समय में बदला गया था। कांग्रेस जीती हुई थी, तो एक सीट के अलावा भी इतनी सीटें कम कैसी हो गई? पूरी क्या प्रक्रिया रही, जरा विस्तार से समझाएं आप। क्योंकि वहां टिकट बंटवारे को लेकर हमने सुना कि लोगों से सीवी भी मांगा गया। उसके बाद दीपक बाबरिया साहब ने सबका इंटरव्यू भी शायद लिया, और इंटरव्यू के बाद सबका नाम चुना गया। ये प्रक्रिया की क्या जरूरत थी, अगर ये तय था कि सारे सिटिंग एमएलएज को टिकट दिए ही जाने हैं, और जो दो वहां के स्थानीय दिग्गज नेता थे, हुडा साहब और कुमारी शैलजा, उनके ही कैंडिडेट को टिकट देने थे। तो इस नाटक की, सीवी की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर
किसी का सीवी और हो सकता था हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर, चाहे वो पॉलिटिकली देखें, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से देखें, फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से देखें, आपसे बेहतर तो हो नहीं सकता था। आप 2019 की भी रनर अप रही हैं। जी। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैं समझती हूँ कि दीपक बाबरिया जी जब प्रभारी बन के आए थे, तो उन्होंने एक डिलिजेंस जिसे कहते हैं, एक बड़ी डिटेल्ड वर्किंग ज़रूर लेकर आए और उन्होंने एक ऑनेस्टी भी पूरी प्रक्रिया में लाने की कोशिश करी। ये भी बात था कि लगभग 3000 के करीब आवेदन आ गए थे 90 सीटों के। तो कहीं न कहीं वो जो इंटरव्यू वाली बात थी, वो एक हर आवेदक को एक इज़्ज़त, एक मान-सम्मान और एक अपनी बात कहने और सुनने का उन्होंने जो एक सिस्टम बनाया था, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता था। फिर इसके अलावा और भी बहुत सी बातें थी भी जितने भी आवेदक हैं, सबने अपने-अपने बूथों की लिस्टें देनी है। आपके पास हर बूथ पर 10 मेंबर हैं कि नहीं हैं, वो लिस्टें भी हमसे ली गई थी। लोकसभा में आपने क्या काम किया, ग्राउंड पे कितना रहे, उसका भी आकलन होना था और उसके बाद घर-घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस कैंपेन चला और उसके बाद नेक्स्ट कैंपेन डोर टू डोर इन्होंने चला। तो सारी की सारी चीज़ें थी प्रोसेस सही था, लेकिन किसी पॉइंट पे आके उस प्रोसेस को बिल्कुल छोड़ दिया गया। मैं समझती हूँ कि जो मैं एक निजी बात मैंने बहुत बार कही, चाहे वो प्राइवेट सर्कल्स में थी, चाहे वो यहाँ पे थी, चाहे यहाँ तक थी कि भी बावरिया जी के भी आगे ये बात हुई होगी मेरी कि देयर आर 2 टाइम्स जब कांग्रेस बिल्कुल गड़बड़ कर जाती है। एक तो जब इनको लगता है हम हार रहे हैं, तो ये फाइट ही नहीं करते, हार गए, छोड़ दो। और उस वक़्त एक अजीब तरह की नकारात्मकता आ जाती है। अच्छा तुमने ये करा मैं भी करूँगा। तुमने एक का काटा मैं भी काटूँगा। तुम ये करो और यही चीज़ 14 में हुई। कांग्रेस हार रही थी, कांग्रेस गिव अप। हर आंकलन में था 12, 13, 15 सीट आएगी जो 8 पे चली गई थी और 31 पे आके ये उस वक़्त हार गए। और इस चुनाव से पहले देखिए मैंने कांग्रेस मैं पिछली बार भी निष्कासित थी 6 साल के लिए। जनवरी में हमें वापस जॉइन करवाया गया और उसके बाद से लेके मुझे सेंट्रल टीम के साथ बाबरिया जी के साथ और दीपेंद्र जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो तब भी मेरी एक चर्चा ये रही कि कांग्रेस हारते हुए गड़बड़ करती है और दूसरी गड़बड़ करती है जब जीत रही होती है। तब इन्हें लगता है जीत गए। देन अगेन दे गिव अप अ प्लान, दे डोंट वर्क इन डिटेल और फिर शायद अब की बार ये ख्याल रहा कि 60 सीटें तो आ ही रही है, 30 में खराबी भी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर कब वो 30 और 60 का आंकड़ा उलट गया और 60 में गड़बड़ हो गई, तो और भाजपा को देखिए कांग्रेस को लग रहा था लोकसभा हारेगी तो कांग्रेस ने दिमाग लगा के फाइट करी और अब की बार भाजपा को लग रहा था विधानसभा हारेंगे। मैं नहीं समझती कि ये जो चीजें थी कि मुख्यमंत्री बदल दिया, प्राइम मिनिस्टर आए, नहीं आए, सीट दी, नहीं दी, ये सब उनका एक डीलिंग प्रोसेस था। एक हारती हुई बाजी को जीतने के लिए उन्होंने एक्नॉलेज करा, अभी एंटी इनकम्बेंसी है, हरियाणा में तो एक टर्म में आ जाती थी। अब 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी को भी वो बक कर गए, तो ये कमाल की बात है। तो ये उनका कार्यशैली है। उनको पता था प्रॉब्लम है, उन्होंने उसको सॉल्व करा और कांग्रेस ने प्रॉब्लम्स पैदा कर ली, जहाँ थी भी नहीं। मतलब आपका आकलन ये है कि अगर कांग्रेस हार रही होती है तो वो एक तो तरीके भी से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करने लगती है, और अगर जीत रही होती है, बहुत तगड़ी जीत होने की संभावना होती है, तो उसमें कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। और मैं ये दोनों कहूँगी एक बार तो होपलेसनेस कॉम्प्लेक्स से डील करते हैं एंड देन दे बिकम नेगेटिव, उल्टे हो जाते हैं। और फिर ये एक्स्ट्रा होपफुलनेस कॉम्प्लेक्स से भी जब डील करते हैं, मतलब एक मेरी पर्सनल कोटेशन है कि सबसे डेंजरस चीज दुनिया में जो है ना होप है, और आदमी जब इसे खो देता है तब भी खतरनाक है और जब आदमी को मिल जाती है तब भी बड़ी खतरनाक चीज है, पता नहीं क्या क्या करवा दे उससे। तो ये ओवर होपफुल और लेस होपफुल का चक्कर है कांग्रेस का, बीच में संगठन, वर्किंग, प्लानिंग वो नहीं है। चित्रा, आपको क्या लगता है कि जैसे हुड्डा साहब ने काफी टिकट बांटे, 72 टिकट उनके कहने से दिए गए, और शैलजा जी भी टिकट बंटवारे में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, हालांकि उनकी नहीं सुनी गई बहुत जगह, और कई एक जगह तो उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया था कि आपको मिलने वाला है, उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन आपकी सीट पर ऐसी कौन सी मोहब्बत उनको हो गई थी? ये तो ना जाने वही बता सकते हैं जी, ये मोहब्बत कैसी और कौन सी मोहब्बत हुई थी।
कहीं उनकी चली हो ना हो, पर यहाँ उन्होंने अपनी ज़रूर चलाई, अपने पसंदीदा को उन्होंने टिकट दिलाया, ठीक जैसे लास्ट टाइम किया था। और ठीक लास्ट टाइम की तरह हमें इंडिपेंडेंट उतरे और ठीक लास्ट टाइम की तरह ज़मानत ज़ब्त हुई। अब की बार भी जो इनके कैंडिडेट थे, कांग्रेस 89 सीटों पे लड़ी है अब की बार। 89th पे तो आई जिनको शारदा राठौड़ जी की जगह टिकट दिया गया था, 7,000 कुछ वोट जिनको पड़े। 88th वोट शेयर अंबाला कैंट में कांग्रेस का अब की बार रहा है, 14,000 साढ़े 14,000 के करीब का जो वोट शेयर है। तो जी। मैं समझ नहीं सकती कि क्या बात है और क्या इसकी कसूरवार सिर्फ कोई एक लीडर होगा जिन्होंने मनवा ली या नहीं मनवा पाए, या पार्टी हाईकमांड होगी। तो मैं तो समझती हूँ कि कहीं ना कहीं एक सिस्टम था और वही था। शायद 65 सीटें इनके हिसाब से अच्छी बढ़ चुकी थी, 60 इन्हें लगा था 30 में चल लेने दो, तो वही है। एक तरीके से तुष्टीकरण और संतुष्टिकरण के लिए शायद पार्टी हाई कमांड ने ऐसा किया हो, लेकिन एक सवाल और यहाँ पैदा होता है कि जब हुड्डा में और शैलजा में खुद ही नहीं बन रही थी और ये चीज कोई हिडन फैक्ट नहीं था, ये पब्लिक पोस्चरिंग ऐसी थी और सब जानते थे। इसके बावजूद अगर शैलजा जी ने किसी सीट के लिए मना किया, इसको मैं नहीं कहता हूं कि उन्होंने किसी अपने कैंडिडेट को देने के लिए, उतारने के लिए ऐसा किया, बल्कि उन्होंने जीतती हुई कैंडिडेट को हराने के लिए ऐसा किया, और जो नतीजों से साफ है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आपको 52,000 वोट मिले। अनिल विज जो बीजेपी के सबसे सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री यस। होने की चाहत रखते हैं और उसकी काबिलियत भी रखते हैं, उनको 59,000 वोट मिलता है। क्या शैलजा जी को ये नहीं पता था कि हम हटा रहे हैं एक जीतते हुए कैंडिडेट को? सवाल ये है कि ऐसे वक्त में हुड्डा साहब क्यों नहीं आया आपको, आपके बचाने के लिए? शायद मेरी सीटें उन सीटों में चली गई जो शैलजा जी के हिस्से में आनी थी। और हुड्डा जी, जैसा आपने कहा कि 72 सीटों की लड़ाई वो लड़के जीत के गए होंगे, तो देखिए मैं तो कह ही नहीं सकती कि किस हिसाब से चला। ये जो भी नकारात्मकता थी, ये किसी एक पॉइंट या एक लीडर पे नहीं थी, मैं कहूँगी ये नीचे से लेके ऊपर तक थी। एंड ओवर कॉन्फिडेंस, होपफुलनेस एंड देखिए गलत जहाँ होता है, अब राहुल गांधी जी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम न्याय दिलवाने की लड़ाई लड़ने चले थे और अपने घर में वो न्याय नहीं कर पाए। मैं तो यही कहूँगी इसके अंदर। बिल्कुल, राहुल गांधी जो लगातार न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, आपका कहना है कि वो अपने घर में ही न्याय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी बातों से भी लगता है और जो हरियाणा में हुआ उसे देखकर भी ये कहा जा सकता है कि और दरअसल मैं नहीं कांग्रेस के। समझती खाली मेरी कहानी नहीं है, ये जी, कई डिजर्विंग कैंडिडेट्स की होगी। मैं अभी आ रहा हूं उस पे, मैं अभी आ रहा हूं, क्योंकि मैं वही बात कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस को, खास करके स्थानीय नेताओं को, लोगों के, जनता की वोट की जरूरत नहीं थी। वो आपस में ही सीटों का बंटवारा कर रहे थे कि ये हमारा हुआ, वो तुम्हारा हुआ, ये हमारा हुआ, जैसे सब कुछ जीता हुआ है। तो आपको इसमें क्या लगता है? आप कुछ सलाह देना चाहेंगी राहुल गांधी को, कांग्रेस हाईकमान को, या जो बड़े नेता हैं, खड़गे साहब हैं, उनको, कि आगे के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? क्योंकि देखिए कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पुराने दिग्गज इसी तरीके के नेता बैठे हुए हैं। ये केवल हरियाणा की कहानी नहीं है। राजस्थान में आप देखिए गहलोत साहब बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में देखिए कमलनाथ बैठे हुए हैं, कर्नाटक में भी आप देखिए वो मुख्यमंत्री की अभी वहां लड़ाई चलेगी कि डीके शिव कुमार कब होंगे। इस तरीके से कई राज्य ऐसे हैं। क्या हरियाणा की गलती कांग्रेस दोहराती रहेगी और सत्ता में वापस आएगी? आप क्या सुझाव देना चाहेंगी एक युवा नेता के तौर पर? देखिए, आई डोंट थिंक कांग्रेस की गलती दोहराई जाएगी। कुछ गलतियां लास्ट ईयर मध्य प्रदेश में देखी गई, छत्तीसगढ़ में देखी गई, राइट? राजस्थान में भी एक गलती हुई थी, जब एक बहुत ही पॉजिटिव, इन तीनों स्टेटों में 3 अलग लेवल ऑफ विनेबिलिटी कांग्रेस का था, जिसमें आई थिंक हाईएस्ट छत्तीसगढ़ का था, इन बिटवीन मध्य प्रदेश था, बट ऑन द प्लस साइड। एंड राजस्थान कोई लॉस्ट वो नहीं थी, हारी हुई वो नहीं थी लड़ाई। तीनों में जो गलतियां रही वो कहीं ना कहीं अब की बार कांग्रेस में दोहराई गई। एक छत्तीसगढ़ के साथ जो हुआ, उसी किताब में, उसी चैप्टर में मेरे ख्याल से हरियाणा का भी पूरा का पूरा किस्सा जरूर लिखा जाना चाहिए। कोई क्या कहे, यू कांट से एनीथिंग। आप हम बहुत छोटे हैं, राहुल गांधी जी या किसी को सुझाव देना बहुत वो बात है। और नहीं, जो दिग्गज नेता होते हैं,
दिग्गज नेताओं में ये है कि दिग्गज नेता आपको जितवाते भी हैं। हर चीज को सिर्फ किसी लेबल से नहीं देखना चाहिए, ये पुराने हैं, ये इस कोटे में हैं, ये सीनियर हैं, ये जूनियर हैं, ये युवा हैं। आई थिंक ओनली वन क्राइटेरिया शुड बी फॉलोड एंड दैट इज विनेबिलिटी। आपके पास आज डेटा माइनिंग है, टूल्स हैं, एजेंसीज हैं, एंड आप किस लिए दे रहे हो? ये तो इमेजिन करो कि आपको ओलंपिक में अपना स्क्वाड भेजना है और आप उसमें सोचो कि भी कौन से का फेवरेट भेजना है, कौन सा किसी कोटा में भेजना है। तो ये तो बड़ी दुखद बातें हैं। आई थिंक आप जिस चीज के लिए प्ले करते हो आपको वो मिलता है। कांग्रेस अगर अपने लीडर्स के लिए ही प्ले कर रही है तो कांग्रेस को लीडर मिलेगा। कांग्रेस अगर वोटर के लिए प्ले करती तो वोटर मिलता, और जीत के लिए प्ले करती तो जीत मिलता। क्या वोटर को आंकलन में रखा गया? आज हरियाणा भी हताश है। जिस हरियाणा को बदलाव चाहिए था, आज वो अपना कसूरवार मानता है कांग्रेस को। और जिस हरियाणा को बदलाव चाहिए था पर कांग्रेस विकल्प नहीं बन पाई, तो उन्होंने कांग्रेस की जगह भाजपा को चुना। आज वो यही कहेंगे कि हमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने आंकलन में ही नहीं रखा था। आप ये देखिए, 6,000 की पेंशन जब ना जीते और 500 का गैस सिलेंडर नहीं जीता, 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं जीता, तो क्या जीता और कैसे जीता? इस बात का स्टडी तो उन्हें करना पड़ेगा। आई एम श्योर दे ऑलरेडी नो। जी। और एक नजर, आपने बिल्कुल सही कहा, 37 सीटें कांग्रेस लेकर आई है। अगर मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी फिगर से कहें तो 9 सीटें कम है। और मैं अब इन 9 सीटों को बताने जा रहा हूं, जिन सीटों पर कांग्रेस की जो हार हुई है वो हाँ जी। 2000 वोटों से भी 5000 वोटों से भी कम से हार हुई है। बल्कि उचाना कलां की अगर सीट देखें, बीजेपी ने ये सीट जीती है और ये सीट मात्र 32 वोट से कांग्रेस हार गई है। डबवाली की सीट 610 वोट से कांग्रेस हारी है आईएनएलडी उम्मीदवार से। दादरी की सीट देखें, 1957 वोट से कांग्रेस हारी है। आसंद की सीट 2306 वोट से हारी। होडल 2595 वोट से कांग्रेस हारी है। महेंद्रगढ़ 2648 वोट। सफीदों 4037 वोट। रनिया 4191 वोट से, और घरौंदा 4531 वोट से कांग्रेस हारी है। आप ये सोचिए कि ये जो आंकड़ा है, ये वोटों का, ये 5000 से भी कम वोटों से हारी है। 32 वोटों से उचान कला की सीट हारी है। ये सारी की सारी सीटें जो थी, ये जीती हुई सीट मानी जा सकती है, क्योंकि इन सब सीटों पर इतने ज्यादा उम्मीदवार जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, या आम आदमी पार्टी जिनके साथ ये गठबंधन नहीं कर पाए उनके उम्मीदवार थे। छोटी छोटी सी आंकड़ों से कांग्रेस की हार नजर आती है। और ये भी आपसे एक सवाल और पूछना है चित्रा जी, वो ये कि इनका जो ये फैसला था कि जितने सिटिंग उम्मीदवार हैं, एमएलए हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। आम तौर पर जनता का ये कहना है कि देखिए जी, चुनाव जीतने के बाद तो एमएलए नजर नहीं आते, वो कोई काम नहीं करते। एक 50% हम मान लेते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी लोकल। ये फैसला कितना सही था, कितना गलत था? देखिए, मैं समझती हूँ बीच में एक राज्यसभा चुनाव आया था, एक बहुत बड़ा इम्तिहान था पार्टी के लिए, और उस वक्त एमएलएज ने पार्टी का साथ दिया। और एंटी इनकम्बेंसी एक विपक्ष में बैठे एमएलए के लिए हो जाना लाजमी होता है कि उनके खिलाफ हो जानी चाहिए थी। तो मैं समझती हूँ पार्टी ने कहीं ना कहीं उन्होंने जो पार्टी का साथ निभाया, तो उसका एक उन्होंने उनको मौका भी दिया और उसकी एक रिटर्न भी करी थी। क्या ये विनिंग गेटिंग था? सिटिंग गेटिंग, सिटिंग लूजिंग बन गया कांग्रेस के लिए। सिटिंग गेटिंग, सिटिंग विनिंग का कॉम्बिनेशन होता तो बेहतर रहता। पर यही है कि बात पीछे मुड़ के देखा जाए तो बहुत आसान होता है। जब कोई एमएलए बनता है तो उसकी जवाबदेही जनता और अपनी विधानसभा को होती है, पार्टी को भी होती है। और बहुत से पुल्स एंड पुशेस आते हैं, इन एमएलएज ने उस समय पे भी पार्टी का साथ दिया। तो आई गेस पार्टी ने अब की बार उनका साथ दिया था। अगर बाकी की सीटें ठीक से दी जाती, बाकी की सीटें, तो भी हम इस बात को कवर कर सकते थे, बट दोनों तरफ गड़बड़ हुई।
आप एक पॉलिटिकल फैमिली से भी आते हैं, आपके पिताजी भी पॉलिटिक्स में रहे, एक बेहद सक्सेसफुल पॉलिटिकल पर्सनालिटी रहे, इसलिए आपकी नसों में, आपके खून में राजनीति प्रवाहित होती है। इसके बावजूद आपको क्या लगता है, एक युवा नेता है, कि जिस तरीके से आज का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बीजेपी युवा लोगों को बढ़ावा दे रही है। हमने देखा किस तरीके से फर्स्ट टाइमर्स को मुख्यमंत्री कई प्रदेशों में बनाया गया। आप ओडिशा को देख लें, कोई नाम नहीं जानता है था। मध्य प्रदेश को देख लें, मध्य राजस्थान, प्रदेश, राजस्थान। हरियाणा को देख लें, तो एक हाई कमांड फैसला ले रहा है और युवा लोगों को, नए लोगों को आगे कर रहा है। क्या वजह है कि कांग्रेस इससे सीख नहीं ले पा रही है? आप तो जुड़ी रही हैं, आपकी लगातार मीटिंग्स होती रही, सीख नहीं ले रही, कहां पर वो एक फिक्सेशन है, रिजिडिटी क्यों है? देखिए, मैं समझती हूँ बीजेपी की पावर सेंटर से आती है। पावर फ्लोज फ्रॉम देयर, और इसीलिए उनके फैसले भी वहां से बड़े आराम से आ जाते हैं। कांग्रेस की आज जो पावर है वो लोकल सत्रप जो होते हैं उनके थ्रू ज्यादा आ रही है, तो उनपे एक डिपेंडेंस उनकी रहेगी। इट इज ये एक एक हर हर पार्टी की लाइफ लाइन होती है। कांग्रेस एक अलग फेज पे है अपनी लाइफ लाइन पे और अपने सिस्टम पे। भाजपा खुद उस तरह से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसमें एक मच यंगर पार्टी है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी तो यहाँ पे कांग्रेस को ही कहा जाता है। और मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने, देखिए, लोकल नेता नए करे हों पर नरेंद्र मोदी जी अपनी पूरी उम्र के उस पे हैं, पीक पे हैं इस वक्त। क्या ये जो कहीं से भी किसी को सीएम बनाते हैं, क्या ये एक नया फेस लॉन्च करने की प्रक्रिया है कि सेंटर का कंट्रोल और सिस्टम अपने हिसाब से चलाने की प्रक्रिया है? ये भी एक अलग डिबेट रहेगी। डेफिनेटली बीजेपी के अंदर कोई भी अपना वजन, अपनी पास्ट उन पे थोप नहीं सकता, क्योंकि आज भी सब कोई, आई थिंक, अभी भी विधानसभा कैंपेन में भी मैंने देखा कि मोदी जी का फेस सर्वोपरि था। जी। लोकसभा में हर एमपी मोदी जी के चेहरे पे ही अपनी सीट निकाल जाता है। तो डेफिनेटली भाजपा ने अपना सिस्टम रखा है, एनर्जी है। उन्होंने कितने यंगस्टर्स को या नए लोगों को लॉन्च किया वो और बात है। उन्होंने कितनी टेक्नोलॉजी को यूज करा है, दैट दे आर माइल्स अहेड। उसमें चाहे एनालिसिस हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे एग्जीक्यूशन हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, अगर कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है तो मैं समझती हूँ भाजपा ऑलरेडी उसका इस्तेमाल कर रही है। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में दे आर फार अहेड, एंड दैट्स हाउ दे रोप इन द यूथ। उनका यूथ इम्पैक्ट एक्चुअली कितना है? देखिए, हम बेरोजगारी की चरम सीमा पे हैं, तो चाहे नेशनली लो चाहे हम प्रदेश में लो, तो क्या वो यूथ को कॉल कर रही है, यूथ को एंगेज कर रही है? क्या वो यूथ को कुछ दे पा रही है? वो अभी बिल्कुल भी नहीं, मैं समझती। दरअसल यूथ जब एंगेज्ड हो जा रहा है, तो वो थोड़े समय तक के लिए बेरोजगारी की बात या अपने भविष्य की बात शायद भूल भूल जा जाता रहा। है, तो एंड रिलायंस ये उसको डेटा पैक दे देता है, जियो तो सबसे सस्ता ओटीटी दे या देता वो है। फिर धर्म में उलझ जाता है, या फिर हिंदू मुस्लिम में उलझ जाता है। तो ये चीजें हालांकि युवाओं को भी धीमे धीमे समझ में आ रही हैं। लेकिन वापस आते हैं कांग्रेस पर। क्या कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे में पैसों के भी लेन देन की कुछ बात थी स्थानीय स्तर पर? देखिए, चर्चाएं हैं, बात चलती है, इसके ऊपर कुछ हाँ कहना या ना कहना, वो किस तरह का पुष्टिकरण नहीं होएगा, क्योंकि उसमें कोई कह नहीं सकता। क्या किसी ने हमसे मांगे? नहीं। क्या हमने किसी को दिए? नहीं। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं। और बाकी जो भी है एलिगेशंस हैं टू बी प्रूवन, और एलिगेशंस किसी भी पार्टी पे कभी भी लग जाते हैं, सो कांट से। बहरहाल चित्रा जी, आपका अब फ्यूचर का क्या प्लान है? क्योंकि देखिए, आप कार्यकर्ता के तौर पे तो लगातार काम करती रही हैं, करती रही रहती हैं, ऐसा रिपोर्ट है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का कहना है। लेकिन अब दोनों जो चुनाव हैं लगभग 5 साल दूर हैं। 2000 बिल्कुल। आप समझिए कि 24 के बाद 2029 में अब चुनाव होने हैं। तो इन 5 सालों में आपका क्या रूट रहेगा, क्या रोड रहेगा अहेड? व्हाट इज द रोड अहेड? क्योंकि इसके पहले आप थोड़े समय के लिए आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी थी। यस,
यस, तो यस। कहीं किसी और पार्टी में जाने की इच्छा, ताकि जनता की सेवा कर सकें, बीजेपी के प्रति कितना झुकाव बढ़ा है, या वापस कांग्रेस में लौटने की कोई संभावना या आशंका है? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो मैं कहूँगी चुनाव बहुत रीसेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी भी कई बार ऐसा याद आता है कि चुनाव हो लिया, जिस कंडीशन में जिस तरह से चुनाव हुआ था। मैं समझती हूँ कि पार्टी या जो भी रहा हो, अ, अंबाला में काम करना, अंबाला के साथ, अंबाला के लिए वाज़ ऑलवेज़ देयर। बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्ट सुख-दुःख का होता है, तो वो तो अभी भी चल रहा है, अभी इस वक़्त भी ऑन है। और मैं यही कहती हूँ हर किसी से कि अनिल विज जी यहाँ के एमएलए बने होंगे, तो लीडर ऑफ ऑपोज़िशन अंबाला कैंट के तो हम ही हैं। तो हर मुद्दे को उठाना, उस पे सवाल करना, उस पे मैं कहूँगी मंत्री जी को, हमारे विधायक जी को, सरकार को टोज़ पे रखना, वो आगे रहेगा ही रहेगा। रहा किस पार्टी की तरफ झुकाव, अभी ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग एज़ सच। इट इज़ टू अर्ली टू आई थिंक अभी तो चीज़ें शेप अप होएँगी। लेकिन यू हैव केप्ट योर ऑप्शंस ओपन कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं। ऑब्वियसली आई वुड हैव, वो तो ऑप्शन तो ओपन रहेगा ही रहेगा। ना वो बंद है, ना वो क्लोज़ है। आई मीन मैं समझती हूँ समय बताएगा अभी उन सारी चीज़ों को। एंड हमने लास्ट टाइम जब इंडिपेंडेंट थे तो हमने अपना एक फ्रंट बनाया था, एचडीएफ, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट। और कोरोना रहा, उसके बाद जो भी रहा, 3 साल का समय था, उसके बाद आगे के। और तो अभी अभी एक स्ट्रैटेजी निकलेगी। अभी तो आई थिंक इट्स टू रीसेंट। हम भी सोच रहे अभी दिवाली तक, अभी तो घर परिवार एंड जैसा है कि भी बच्चे पीटीएम्स, अभी तो थोड़ा सा इनकी तरफ भी ध्यान दे। एंड जो काम हम कर रहे थे अंबाला में, वो कैरी ऑन रहेगा। आपने बीजेपी के जो सबसे वरिष्ठ और एक प्रभावशाली नेता हैं अनिल विज, उनको चुनौती दी थी। अगर कांग्रेस आपको टिकट दे देती तो शायद आपको अनिल विज जैसे उम्मीदवार को, जैसे पॉलिटिशियन को हराने का मौका मिल जाता, जो बीजेपी के लिए और व्यक्तिगत तौर पर अनिल विज के लिए एक बड़ा झटका होता। कभी सोचा आपने इस बारे बिल्कुल, में कि क्या वहां से भी बिल्कुल कोई सोचा। प्रेशर बना हो, वहां से क्या बना हो? वहां से भी कोई प्रेशर बना हो बीजेपी की तरफ से, अनिल विज साहब की तरफ से, कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हमारे हारने की संभावना बढ़ जाती है? सॉरी, आपका ना कनेक्शन ड्रॉप हो गया था बीच में एकदम। कहाँ से प्रेशर पड़ा हो? मेरा मेरा सवाल ये था कि कहीं बीजेपी खेमे से, अनिल विज साहब के खेमे से कोई प्रेशर बना हो कांग्रेस के ऊपर, जैसी कि राजनीति में तो अंदर से भी बहुत मिलीभगत होती रहती है, सब जानते हैं कि इनको पार्टी का टिकट नहीं देना है वरना हमारे हारने की संभावना हो अगेन, जाएगी। अगेन हम यही कहेंगे कि अफवाहों के बाजार गर्म रहते हैं। और ये जरूर है कि कोई तो है जो अनिल विज जी के लिए हमेशा एक रेड कारपेट बिछा देता है विधानसभा तक का। और पिछली बार भी आई कुड हैव चैलेंज्ड हिम वेरी वेल। अब की बार तो मैं समझती हूँ हम जीत पर ही थे। और ये जीत सिर्फ मुझे नहीं थी, पूरा अंबाला इस टिकट का इंतजार कर रहा था। मुझे बाद में पता चला कि कितनी महिलाएं जो पॉलिटिक्स से डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई, रात रात को भी उनका सारी चर्चाएं चली, टिकट आई कि नहीं आई, टिकट आई कि नहीं आई। बहुत से लोग हताश हुए थे। और इस मूव ने सबसे ज्यादा हेल्प, मैं तो कहूंगी, जो पिछली बार के कैंडिडेट थे, जो अब की बार के थे, बेचारों ने जितना भी जोर मारा, दोनों की जमानतें जब्त हुई। और सिर्फ फायदा किसी को हुआ तो अनिल विज जी को। तो अब ये किसकी सांझ है या उनकी खुशकिस्मती है, लेट अस सी। बहरहाल जिसकी भी सांझ हो, आपकी सुबह होनी अभी बाकी है। चित्रा, बिल्कुल। आपका सत्य हिंदी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके हमने जो कांग्रेस की हार का पोस्टमार्टम किया अपने प्लेटफॉर्म पर, शायद उससे आने वाले दिनों में कांग्रेस कुछ सबक ले और बीजेपी भी इसका लाभ उठाए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।